नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मरियम बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रतनगढ़। विद्यार्थियों, आज फिर आपके सामने हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत हैं उसको हमने दो भागों में बांटा था। यानी कि एक हमने किया था 1200 से 1526, 1526 से 1740। पहले वाले का नाम है दिल्ली सल्तनत, जो अपना कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पोर्शन है अपना मुग़ल काल। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। मुग़ल कालीन स्रोत। तुर्क अफ़गान शासनकाल की तुलना में मुग़ल कालीन इतिहास के स्रोतों की संख्या अधिक है। तुर्क अफ़गान काल में इतिहास लेखन की जो परंपरा प्रारंभ की थी वह मुग़ल काल तक आते आते अत्यधिक विकसित हो चुकी थी। इस समय फ़ारसी और विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनेक ग्रंथ लिखे गए जिनमें मुग़ल कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। मुग़ल काल में भारत में अनेक यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भी स्थापित हो चुकी थी। इन कंपनियों के दस्तावेज़ों से भी प्रशासनिक व आर्थिक व्यवस्था की जानकारी मिली है। इस काल में अनेक यूरोपीय यात्री एवं व्यापारी भारत आए। इन लोगों ने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे जिसमें तत्कालीन समय की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। पुरातात्विक सामग्री भी इतिहास पर प्रकाश डालती है। लेकिन स्टूडेंट्स, साहित्यिक स्रोतों की उपेक्षा मुग़ल काल में इनकी संख्या कम है। मुग़ल कालीन पुरातात्विक स्रोतों में प्रमुख हैं सिक्के, स्मारक व उनके अवशेष। अभिलेखों की संख्या इस समय कागज़ के व्यवहार में आने के कारण कम हो गई। इस प्रकार मुग़ल कालीन इतिहास के स्रोत विभिन्न प्रकार के हैं। मुग़ल कालीन इतिहास को जानने के स्रोतों को विद्यार्थियों हम दो भागों में बांटते हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत में किया था वैसे इसमें नंबर 1 साहित्यिक स्रोत, नंबर 2 पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को हम कई भागों में बांट सकते हैं। साहित्यिक स्रोतों को हम कई भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है देसी साहित्य व फारसी साहित्य, जिसमें ज़्यादातर जीवन चरित्र का वर्णन है। मुग़ल कालीन साहित्यिक स्रोतों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भारतीय साहित्य, भारतीय फारसी साहित्य, नंबर 2 यूरोपियन साहित्य। तो आज हम विद्यार्थियों जिस पे चर्चा कर रहे हैं वो अपना टॉपिक है भारतीय फारसी साहित्य। भारतीय फारसी साहित्य। फारसी साहित्य के अंतर्गत सामान्य इतिहास से समृद्ध रचनाएं, जीवन वृत्तांत, सरकारी और गैर सरकारी ऐतिहासिक रचनाओं, आत्मकथाओं तथा प्रशासकीय दस्तावेजों, सरकारी पत्रों इत्यादि को रखा जा सकता है। कुछ मुग़ल सम्राटों ने अपनी जीवनियाँ एवं स्मरण भी लिखे जो तत्कालीन इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण है बाबर की आत्मकथा तजुक-ए बाबरी या बाबरनामा। यह मूलतः तुर्की में लिखी हुई थी, बाद में इसका फारसी अनुवाद हुआ। बाबर ने इसमें भारत की राजनीतिक व प्राकृतिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। आरंभिक मुग़ल कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। बाबर की बेटी व हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं के जीवन पर हुमायूं नामा लिखा। इसमें हुमायूं के क्रियाकलापों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जहांगीर ने भी अपनी
आत्मकथा तजु के जहांगीरी लिखना प्रारंभ किया, लेकिन वह इसे दुर्भाग्य से पूरा न कर सका। मोतबिंद खां ने फिर तजु के जहांगीरी को पूरा किया। इसी क्रम में विद्यार्थियों, साहित्यिक स्रोतों में अपना दूसरा टॉपिक है तबकात। मुगल कालीन इतिहास पर तबकात श्रेणी की रचनाओं ने महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। इस श्रेणी के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों को रखा गया है, जिसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है। नंबर 1 पे है तबकात-ए-अकबरी। इसके लेखक हैं निजामुद्दीन अहमद। तबकात-ए-अकबरी से भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। निजामुद्दीन ने अपने ग्रंथ में पूर्ववर्ती अनेक लेखकों को उद्धृत किया तथा अपने अनुभव के आधार पर राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख किया। निजामुद्दीन की रचना अकबर के शासन के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे बैरम खां का पतन, महजर की घोषणा, अकबर के सैनिक अभियानों, दक्षिण भारत के सैनिक अभियानों को छोड़कर प्रशासनिक व्यवस्था पर तबकात-ए-अकबरी अच्छा प्रकाश डालती है। इसी क्रम में दूसरी तबकात है मुंतख्वाब-उत-तवारिख। इसके लेखक है बदायूं की रचना भी अकबरकालीन इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत है। बदायूं अपने इतिहास में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण से लेकर अकबर के 40 वर्षों के शासनकाल तक का वर्णन करते हैं। इसमें अकबर के शासन से संबंधित घटनाओं को विशेष तरीके से लिखा गया है। बदायूं अकबर के प्रशासन व उसकी धार्मिक नीतियों पर पूर्णतः प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। सदर के कार्यों का जितना विशद वर्णन बदायूं ने किया है और अकबर की धार्मिक नीतियों की आलोचना भी की है, वह अन्य किसी तत्कालीन स्रोत में उपलब्ध नहीं है। जो जानकारी बदायूं ने दी है वह समकालीन साहित्य में अन्य किसी स्रोत ने नहीं दी है। अगला इसमें तबकात है मुंत-उल-लुबाब के लेखक है खफी खां। खफी खां की रचना तत्कालीन सामान्य इतिहास का वर्णन करने के साथ साथ दक्षिण भारत में औरंगजेब और मराठों के संघर्ष का विस्तारपूर्ण वर्णन करती है। खफी खां ने शिवाजी के व्यक्तित्व, उनके कर्तृत्व पर अच्छा प्रकाश डाला है। इसी क्रम में विद्यार्थियों अगली तबकात है गुलशन-ए-इब्राहिमी। गुलशन-ए-इब्राहिमी के लेखक हैं फरिश्ता की रचना भी सामान्य इतिहास से समृद्ध ग्रंथ है, लेकिन इसमें मुगल सम्राटों एवं दक्षिणी रियासतों के साथ उनके संबंधों को प्रभावशाली ढंग से उजागर किया गया है। विद्यार्थियों, साहित्यिक स्रोत में अपना तीसरा टॉपिक है दरबारी साहित्य। विद्यार्थियों, दरबारी साहित्य तबकात श्रेणी की रचनाओं, विद्वानों और लेखकों के निजी प्रयासों से तैयार की गई थी, लेकिन मुगल काल में एक नए प्रकार के ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना प्रारंभ हुई। इसे दरबारी इतिहास की संज्ञा दी जा सकती है। इस परंपरा का प्रारंभ अकबर के समय में हुआ। अकबर ने अपने दरबारी इतिहासकार अबू फजल से अपने शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्वसनीय विवरण तैयार करने को कहा। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी। इसे 5 खंडों में लिखने की योजना बनाई गई, परंतु 3 ही खंड तैयार हो चुके 3 ही खंड तैयार हुए। प्रथम खंड में आदम से लेकर अकबर के 70वें राज्यकाल तक के घटनाक्रम का वर्णन है। दूसरे खंड में अकबर के शासनकाल के 46 वर्षों तक का इतिहास लिखा गया है। अबू फजल की दूसरी महत्वपूर्ण रचना है आईन-ए-अकबरी, जिसे
अकबर के 42वें वर्ष के अंत में लिखा गया। आईन अकबरी से अकबर के प्रशासन की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अबुल फजल की अकबरनामा से प्रेरणा लेकर मुगल काल में अन्य दरबारी ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई। बाबर, हुमायूं और शेर शाह के शासनकाल पर ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा, अब्बास खां शेरवानी ने तारीख़-ए-शेरशाही जैसी रचनाएं लिखी। शेरवानी की पुस्तक शेर शाह के शासन काल पर प्रकाश डालने की एकमात्र विश्वसनीय व ऐतिहासिक स्रोत है। अकबर द्वारा प्रारंभ की गई परंपरा को जहांगीर व शाहजहां ने बनाए रखा। मोतबिंद खान ने इकबाल-नामा-ए-जहांगीरी और अबुल हमीद लाहौरी ने पादशाहनामा लिखा। औरंगजेब के शासनकाल में मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम ने इस परंपरा में आलमगीरनामे की रचना की, जो तत्कालीन व्यवस्था या तत्कालीन सामाजिक स्थिति, राजनीतिक व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश डालती है। इसी क्रम में विद्यार्थियों, अन्य ग्रंथ है तारीख़-ए-सलातीन, मासीर-ए-जहांगीरी, तारीख़-ए-फरिश्ता, शाहजहांनामा, फतुहात-ए-आलमगीरी इत्यादि से मुग़ल कालीन इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। विद्यार्थियों, इसी क्रम में अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्षेत्रीय साहित्य। मुग़ल काल में क्षेत्रीय इतिहास पर भी कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई। ऐसी रचनाओं में महत्वपूर्ण है नंबर 1 पे मीरत-ए-अहमदी। इसके लेखक मोहम्मद अली खां थे। वे गुजरात के दीवान थे। 18वीं शताब्दी में इसको लिखा गया। इसमें गुजरात के प्रशासन पर अच्छा प्रकाश डाला गया। मोहम्मद अली खां ने अकबरनामा से प्रेरित होकर इस ग्रंथ की रचना की थी। विद्यार्थियों, क्षेत्रीय साहित्य में अपना दूसरा टॉपिक है सियाजुस सलातीन। इसके रचयिता गुलाम हुसैन थे। उन्होंने बंगाल के इतिहास का विवरण अपने ग्रंथ में प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों, कल हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है दस्तूर-ए-अमल ईशा, एक वो टॉपिक। दूसरा अपन करेंगे यूरोपीय साहित्य, जो मुग़ल काल के बारे में जानकारी देते हैं, और पुरातात्विक स्रोत, जो हमें मुग़ल कालीन व्यवस्था या सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। कल विद्यार्थियों अपना नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें अपना ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।